गुड मॉर्निंग दोस्तों। एससी जैन के केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे। आज अपन बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे रिएक्शंस होती है, इसके बारे में अपन थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इसमें। तो पहली बात तो है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल होते क्या है। तो एक तो इसकी परिभाषा, तो क्या होता है ये कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो क्या हुआ कि रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी है, वो विद्युत एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होगी। ये ऊर्जा इसमें परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपना इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, तो वो उसमें केमिकल्स भरा होता है, उससे लाइट आती है, तो जो भी काम होता है अपना, गाड़ी चलती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो वह सेल डिवाइस बोल दीजिए या बोल दीजिए युक्ति, नॉट युक्ति, युक्ति डिवाइस। तो वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसे बनाया था गैल्वेनी ने, डेनियल ने। इसका नाम, दो तीन नाम और इसका है, गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी या डेनियल, एक नाम है वोल्टीय सेल। तीन चार नाम हो गए, गैल्वेनी सेल, डेनियल सेल या वोल्टीय सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, डेनियल सेल या वोल्टीय सेल। तो कोई सा भी आपको नाम पूछे तो आप ध्यान रखना, कभी कभी कोई सा नाम देकर भी आपसे पूछ लेते हैं। तो ये तो बात होगी, इसकी परिभाषा हो गई। अब इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है। इस सेल में देखो क्या है कि दो पात्र होते हैं अपने। एक पात्र में अपन लेते हैं एनोड और एक में लेते हैं कैथोड। इस सेल की सबसे बड़ी मेन बात यह है कि इसमें एनोड जो नेगेटिव होता है, ध्यान रखिए आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो है नेगेटिव होता है और कैथोड होता है पॉजिटिव। सबसे बड़ी मेन बात ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है। तो एक तो अपन क्या लेंगे, एनोड लेंगे, एक लेंगे कैथोड। एनोड के रूप में अपन लिया जिंक धातु का ले लिया इलेक्ट्रोड, और कैथोड के रूप में लिया कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड। ये जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का कार्य करेगी, और कॉपर धातु का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का कार्य करेगी। अब क्या है कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस धातु को उसी के ही कोई जलीय लवण होता है उसमें डिप करते हैं। जैसे जिंक धातु लिया तो जिंक सल्फेट ले सकते हैं, जिंक नाइट्रेट ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं। उसी धातु का लवण, वो भी एक्वस जलीय लवण लेंगे। तो जिंक धातु के इलेक्ट्रोड को बने जलीय एक्वस ZnSO4 जिंक सल्फेट विलयन में डिप किया। इसी प्रकार कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड को हमने जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डिप किया, डुबाया। जिन दोनों की कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन का फिक्स करते हैं, उस पर इनको क्या कर डिप करते हैं। इन दोनों पात्रों को यू आकार की नली होती है, ये होती है आपके यू आकार की नली। यू आकार की ये कांच की नली होती है, कांच की नली है, जिससे इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। इस यू आकार की नली में या तो KCl होगा या KNO3 होगा या अमोनियम क्लोराइड होगा। इनका जो संतृप्त विलयन भरा होता है दो, और ये प्लस एगार के साथ पेस्ट बना करके इनको भर देते हैं। ये एक तरह से किसी से भी इलेक्ट्रोड से, इसमें ये लवण होता है, उससे विक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको अपन बोल सकते हैं क्या, अक्रिय विद्युत अपघट्य, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अक्रिय विद्युत अपघट्य। अपन ये पढ़ता विद्युत अपघट्य, डिसोसिएट होते हैं,
और ये क्या नाम से, किसी से भी अक्रिय, वे अपघट्य जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं, नाम ही क्या अक्रिय। तो ये इसमें जो भरा होगा न तो इससे भी क्रिया करेगा न इससे भी क्रिया करेगा, तो ये हो गया आपके अक्रिय अपघट्य। लवण सेतु हो गया, लवण सेतु ये रहते हैं और इससे जो कॉर्नर यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ढक्कन के रूप में रुई लगाते हैं, रुई का पेस्ट भर दो, रुई का कॉटन सा, ताकि वो इसमें पेक रहे क्या नाम से। अब एक बात आती है लवण सेतु का कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है कि लवण सेतु का क्या कार्य है। पिछले 2-3 साल में 1-2 बार पूछा गया है, तो लवण सेतु का कार्य, ब्रिज का जो कार्य होता है वही यहाँ पर लवण सेतु कार्य है। तो लवण सेतु यानी कि सोल्ट ब्रिज का कार्य, इसका कार्य होता है जैसे ब्रिज का कार्य होता है, ब्रिज में क्या होता है, इधर के लोग उधर आसानी से जा सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लोग आयंस है, तो ये आयनों का ट्रांसपोर्टेशन इजीली करता है। तो पहला कार्य इसका यही है, आयनों के आवागमन में सुविधा प्रदान करना, जिससे क्या होंगे, आयंस इजीली क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, आवागमन करेंगे। जिससे क्या होगा, जब ब्रिज बन गया लोग इधर को जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। एक आ रहा और आने का जाने का अलग है, फाटक लग जाती है तो दिक्कत आ जाती, ट्रेन आ जाती है। इसलिए ये बात है कि मान लो ट्रेन है और आवागमन सीधा जा रहा है, तो अगर वो ब्रिज बन जाता है तो लोग ट्रेन के चक्कर में भी नहीं नीचे निकलेंगे, ऊपर से जाएंगे, ताकि फाटक क्लोज का चक्कर नहीं रहेगा, तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, इजीली गोइंग हो जाएंगे। इसलिए वो इस असेंबली को, उपकरण को उदासीन बनाए रखता है, यानी कि वहां का जो एटमोस्फियर है वह शांत रहेगा, वहां लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया, उपकरण को उदासीन बनाए रखना। ये तो इसके मेन कार्य है। तो आपसे पूछ सकता है लवण सेतु का कार्य, तो पहला तो हो गया आयनों के आवागमन में सुविधा प्रदान करना, और दूसरा हो गया उपकरण को उदासीन बनाए रखना। तो ये मेन कार्य थे लवण सेतु के। अब क्या है कि इनको अपन बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, कुंजी लगा दी। अब क्या होगा कि देखो एनोड पर आएगी, एनोड पर तो होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर होता है अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जिधर इलेक्ट्रॉन का गमन होता है उसके रिवर्स साइड वो धारा का गमन होता है, यानी कि इधर एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो करंट इधर से फ्लो होगा। करंट हमेशा कैथोड टू एनोड ही होता है, सी से याद कर लो, C फॉर करंट, C फॉर कैथोड। तो करंट हमेशा, करंट एंड धारा हमेशा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। तो ये इसकी बनावट होगी। अब इसमें रिएक्शंस जो है वो किस प्रकार से होती है वो देखिए आप। तो रिएक्शंस की बात करते हैं, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर होता है अपचयन। तो रिएक्शन की देखिए आप, यहां रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, एनोड पर होता है तो रिएक्शन एट एनोड, यानी कि एनोड पर अभिक्रिया क्या होगी। तो देखो एनोड आपका जिंक है, जिंक जो धातु है सॉलिड है, इसका ऑक्सीकरण होएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जिंक हमेशा +2 में होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये बना देगा जिंक +2 और ये एक्वस। ये तो बात होगी एनोड पर। अब रिएक्शन एट कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर, इसका अपचयन होगा, जो कॉपर जो सल्फेट वाला है ये, यहाँ पर होगा कॉपर +2 सल्फेट -2, तो ये कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर जमा हो जाएगा इलेक्ट्रोड पर। तो ये कॉपर +2 +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड और ये एक्वस था। तो एक तरह से क्या होगा, ये धातु तो पतली होगी हरी भाषण में, और ये जो आपके जिंक धातु है, जिंक धातु पतली होगी, यानी कि इसमें जिंक गायब हो रहा है, टूट रहा है, और कॉपर धातु की थोड़ी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि कॉपर यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है, कॉपर का हो रहा अपचयन।
अब नेट रिएक्शन की बात करें अगर अपन, तो नेट रिएक्शन देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये अपने क्या आ गई, इसकी रिएक्शन आ गई। तो इस प्रकार से आप इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका जो प्रारूपिक रिप्रेजेंटेशन है, सामान्य पर इसका जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये अभिक्रिया ले लेंगे। पर जिंक, आपने जिंक धातु ली इलेक्ट्रोड के रूप में, एनोड के रूप में, और कैथोड के रूप में आपने लिया कॉपर। तो इसकी जो सेल रिएक्शन है वो ये होगी नेट, इसे बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन, नेट रिएक्शन बोल दो या नेट सेल रिएक्शन बोल दो, नेट रिएक्शन। तो इसमें देखो आप दोबारा देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअल में रासायनिक ऊर्जा है वो केमिकल, रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये तो परिभाषा हो गई, 3-4 नाम हो गए इसके, गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है या वोल्टियर सेल है, 3-4 नाम हो गए इसमें। जिंक धातु का लेते हैं इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में, कॉपर का लेते हैं कैथोड के रूप में। जिस धातु का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसको उसी के ही जलीय विलयन में डिप करते हैं। तो जिंक को डिप किया अपन ने जलीय ZnSO4 विलयन में जिसकी सांद्रता 1m है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट को डिप किया, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया हमने जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन जिसकी सांद्रता भी 1m रखेंगे अपन। इन दोनों पात्रों को यू आकार की कांच की नली से कनेक्ट कर देते हैं जिसे हम लवण सेतु बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज कहते हैं। ये यू आकार की कांच की नली होती है। इस नली के अंदर KCl या KNO3 या अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा होता है, प्लस एगार पेस्ट का भरा होता है इसमें, और नली के दोनों सिरों पर लगा देते हैं। ये जो लवण सेतु में जो लवण होते हैं वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम अक्रिय विद्युत अपघट्य भी कहते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि लवण सेतु में जो इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपघट्य काम आते हैं क्या वो अभिक्रिया करते हैं, नहीं करते हैं। जब इसको जोड़ देते हैं परिपथ कंप्लीट हो जाता है तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, कैथोड पर होता है अपचयन। यानी कि जिंक से इलेक्ट्रॉन पास होकर के इस कॉपर के पात्र में आएंगे, कॉपर धातु जो कैथोड के रूप में है उसमें आएंगे। तो जिंक की रोड तो थोड़ी पतली से जाएगी, कॉपर की थोड़ी मोटी हो जाएगी। यानी जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण और कॉपर का हो रहा है अपचयन। तो ये सेल रिएक्शन से आपके Zn का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण Z+2, ये एनोड पर हो गई, कैथोड पर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। नेट रिएक्शन ये हो गई। ये लवण सेतु के कार्य हो गए, आयनों के आवागमन में सुविधा प्रदान करना और उपकरण को उदासीन बनाए रखना। ज्यादातर पूछा गया वो लवण सेतु का कार्य पूछा गया है, तो इस कार्य को ढंग से याद करें। और ये बनावट पूछ ले कभी कभी कि लवण सेतु क्या है, क्या कार्य है, तो आप बता दीजिए। यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें ये भरा होता है, पेस्ट लगाते हैं कोनों पर, सिरों पर, और ये पेस्ट भरा होता है जिससे हम अक्रिय विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, और ये इसके कार्य हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। अब बात करेंगे कि जो विद्युत रासायनिक सेल है इसको जो सेल डायग्राम बनाते हैं, अब टॉपिक आएगा आपका सेल डायग्राम, क्योंकि जरूरी नहीं यही हो, इसके स्थान पर और भी ले सकते हैं पर, तो उनका सेल डायग्राम यानी कि सेल आरेख कैसे बनेगा। तो अगला टॉपिक रहेगा अपना सेल आरेख। देखिए सेल आरेख यानी कि सेल डायग्राम। तो सेल डायग्राम ये इसमें क्या, किसी भी सेल रिएक्शंस को या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें कैथोड और एनोड के रूप में आपको अपघट्य दिए होंगे, इलेक्ट्रोड दिए होंगे, तो उससे हम सेल डायग्राम यानी कि सेल आरेख कैसे बनाएं, क्योंकि उसी के बेस पर ही न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, तो वो नियम याद है आपको तो इजीली अपन क्या नाम से सेल आरेख बना सकते हैं। तो पहले क्या है, इसको देखो, जो जिस स्पीसीज का ऑक्सीकरण होता है, सुनिए आप, जिस स्पीसीज का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लिखते हैं लेफ्ट में। जैसे अभी आपने पढ़ा था, ये रिएक्शन पढ़ी थी अभी अपन ने कि जिंक जो है जिंक +2 में कन्वर्ट होता है सॉलिड और ये एक्वस,
और ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ये तो लूज करता है और ये कॉपर में सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो जिस स्पीसीज का ऑक्सीकरण होता है उसको लिखते हैं लेफ्ट में। एक ट्रिक इसकी तो लोन याद करो, LOAN, इससे पूरा कवर हो जाएगा। तो लेफ्ट में होता है ऑक्सीकरण, लेफ्ट में लिखेंगे ऑक्सीकरण स्पीसीज को, जो होता है एनोड। बात सही है, एनोड ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है? नेगेटिव। तो पूरा पॉइंट मिल गया। लेफ्ट लोन यानी कि लेफ्ट में यानी कि बाईं तरफ ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीकरण की स्पीसीज को लिखेंगे जो क्या होता है? एनोड। बात सही है, क्योंकि एनोड ही का क्या होता है? ऑक्सीकरण। और एनोड क्या होता है? नेगेटिव। तो लेफ्ट ये हो गया ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ये हो गया एनोड और ये हो गया नेगेटिव। तो ये इसका मीनिंग हो गया समझने में, इस ट्रिक से काम हो जाएगा। तो जिंक का अपने क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो जिंक इसी स्पीशीज को लिखेंगे ब्रैकेट में, इधर लेफ्ट में जिंक इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो जिंक, ये जिंक किसमें कन्वर्ट हो रही है? जिंक +2 में। तो इन दो स्पीशीज जिसमें लेफ्ट में लिखेंगे ऑक्सीकरण को, राइट में लिखेंगे अपचयन को, यानी कि कॉपर जो +2 है वो कॉपर, यानी कि इसको लिखा अपन ने लेफ्ट में और इसको लिखा अपन ने राइट में। इलेक्ट्रॉन को अपन शून्य करते हैं। अब देखो ये इसमें हो रहा है परिवर्तित, तो इन दोनों के मध्य में एक खड़ी लाइन लगा देते हैं, ब्लैंक खड़ी लाइन, सीधी लाइन। इसी तरह यहां लगा दिया अपन ने। इनकी अवस्था को भी दिखाते हैं। ये किसमें है? सॉलिड में। ये किसमें है? एक्वस में। ये एक्वस में और ये सॉलिड में। तो अगर उनकी अवस्था दी गई है तो उनकी अवस्था को भी दर्शा देते हैं। फिर क्या करते हैं? अगर उसमें लवण सेतु का प्रयोग किया गया है, लवण सेतु को अपन उन दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन वाली स्पीशीज के बीच में डबल लगाते हैं, खड़ी लाइन। तो ये आपके क्या बताता है? लवण सेतु को बताता है। ये बताता है कि लवण सेतु का प्रयोग किया गया है। ये बता रहा है कि ये इसमें परिवर्तित हो रहा है, यानी कि जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक +2 एंड कॉपर +2 कन्वर्ट इनटू कॉपर। ये स्पीशीज लिखेंगे किसमें है? ये जलीय में एक्वस और ठोस में तो एस, और इसी तरह यहां लिख दिया अपन ने। फिर क्या करते हैं? अगर इनकी आपको सांद्रता भी दी गई है तो उसे आप चाहो तो लेफ्ट भी यहां लिख दो और चाहो तो नीचे लिख दो। तो इसकी सांद्रता लिखी थी अपन ने 1m और इसकी भी लिखी थी अपन ने 1m। तो ये अपना क्या हो गया? सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कुछ भी नहीं है, लोन याद रखो। लेफ्ट में ऑक्सीकरण वाला जो एनोड होता है और जो नेगेटिव होता है, जिसका अपोजिट हो जाएगा। राइट में क्या हो जाएगा? अपचयन, जो क्या होता है? कैथोड, और जो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो शॉर्टकट में ये हो गया आपका। लवण सेतु का प्रयोग किया गया है तो उसे हम बीच में 2 डबल लाइन लिखते हैं, पैरेलल समांतर 2 लाइन लगा देंगे ऑक्सीकरण और अपचयन वाली स्पीशीज के बीच में। अवस्था दी गई है तो उनकी अवस्था भी लिखेंगे कि सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है। फिर आपके सांद्रता दी गई है तो सांद्रता भी लिख देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अपन बात करेंगे इसमें सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, अपचयन विभव क्या होता है। तो वो देखते हैं अपन कि इलेक्ट्रोड विभव से बात करेंगे। पहले इलेक्ट्रोड विभव, फिर ऑक्सीकरण विभव, फिर अपचयन विभव, फिर मानक। तो उसके बेस पर थोड़ा बहुत क्लियर होगा, आपका पॉइंट अच्छी तरह हो जाएगा। मेरा मानना तो यही है, जिससे अपन आराम से न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव। हाँ जी, बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोड विभव की, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये क्या होता है कि कोई धातु है और उस धातु को उसके जलीय विलयन में डिप किया अपन ने, तो धातु एवं उस धातु के आयनों का विलयन है के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे अपन ने इसमें जिंक धातु रखी थी,
तो धातु है, और इसको रखा था अपन ने, ये तो जिंक धातु थी और ये ZnSO4। तो धातु का इलेक्ट्रोड है और धातु का लवण, आयन बोल सकते हैं, धातु या बोल सकते हैं धातु के इलेक्ट्रोड व धातु के लवण, जलीय लवण के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, धातु के इलेक्ट्रोड तथा धातु के जलीय लवण के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये तो इसकी होगी परिभाषा, आपको आनी चाहिए, पूछते करते नहीं है कि एक्चुअल में विभव होता है क्या। फिर अगर इसमें फिर आता है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव, अगर उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो तो उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था तो इसलिए बोल देंगे इसे ऑक्सीकरण विभव। और यदि अपचयन हो तो बोल देंगे उसे अपचयन विभव। यानी कि परिभाषा वही है, धातु के इलेक्ट्रोड तथा धातु के जलीय लवण के मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि धातु का ऑक्सीकरण हो तो उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, और यदि अपचयन हो तो उसे हम अपचयन विभव यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी धातु के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव वो क्या होता है, बराबर होता है, परंतु साइन क्या होता है, नेगेटिव। ऑक्सीकरण विभव का मान यदि धनात्मक है तो अपचयन विभव का मान क्या होगा, ऋणात्मक। और यदि अपचयन विभव का मान जो धनात्मक हो तो ऑक्सीकरण विभव का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव मान में बराबर होते हैं, परंतु उनका जो साइन है यानी कि चिन्ह है वो क्या होता है, विपरीत होता है। तो एक बात याद रखें। अब बात आ रही है सेल विभव की, बात आ रही है, ये तो बात होगी विभव की इसमें। अब बात करेंगे सेल विभव, ये क्या होता है कि सेल लिया अपन ने, सेल विभव, यहां से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सेल विभव यानी कि कैथोड व एनोड के मध्य जो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है उसे क्या कहेंगे अपन, सेल विभव। तो क्या बोलेंगे, कैथोड व एनोड के मध्य जो विभव का अंतर होता है उसे सेल विभव कहते हैं। यानी कि ई इसे दिखाते हैं ई सेल से, यानी कि ई कैथोड यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस ई एनोड यानी कि एनोड का विभव। अब अगर ये बात आज अगर अपन यूज करते हैं मानक सेल विभव, तो मानक में कुछ नहीं करेंगे या मानक लगा दिया तो मानक अवस्था होती क्या है, देखो 1m तो सांद्रता कंसंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 298 केल्विन ताप, ये कंडीशन होती है मानक अवस्था की। 1 मोलर कंसंट्रेशन, 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडल दाब पर कैथोड व एनोड के मध्य जो विभव का अंतर होगा उसे हम मानक सेल विभव कहते हैं। ये परिभाषा हो गई आपकी। तो यानी कि मानक अवस्था में, मानक अवस्था क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 298 केल्विन ताप पर कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव अंतर होगा या विभव अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेल विभव कहते हैं। तो यहाँ पर ई नोड से, मानक में दिखाते हैं नोड से, तो ई नोड कैथोड
माइनस ई नोट एनोड। तो ये ध्यान रखना। और आजकल अपन मानक रिडक्शन, मानक अवस्था वाली बात करते हैं। तो मानक अपचन विभव कोई अपन जो आईपीएससी जो नई परिपाटी है उसके अकॉर्डिंग मानक अपचन विभव को ही काम में लेते हैं। तो यानी कि मानक विभव बोले इट मीन्स वो मानक अपचन विभव बोल रहा है। ऑक्सीकरण अपचन बात अलग है, लेकिन वो अपन मानक सेल विभव बोला यानी कि मानक अपचन विभव बात कर रहा है। तो मानक अपचन विभव बोल दे या मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो भी एक ही बात है। तो ये कैथोड माइनस एनोड। और आप जानते हो कैथोड पर होता है अपचयन और एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इसके वो गिवन होगा, फिर इसके अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो वो देखिए बात, अपचयन विभव के फॉर्मूले अपन ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है देखो आपको कि Cu+2/Cu, इसका जो ये अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन में दे रखा है 0.34 वोल्ट। और ये दे रखा है Zinc+2 कन्वर्ट टू जिंक, इसका अपचयन वो दे रखा है -0.76 वोल्ट। आपसे पूछ लिया कि 298 केल्विन पर, या बोल दे 298 केल्विन पर ई नोट सेल यानी कि मानक सेल विभव ज्ञात करो। तो ये ज्ञात करना है। अब इसमें ये पता करें कि किसका अपचयन होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा। तो देखो इसकी शानदार ट्रिक है, जिसका जो ज्यादा होता है, इस ट्रिक को ध्यान रखें आप, जिसका जो ज्यादा होता है उसका वही होता है। ये अगर ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आसानी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। देखो ये भी हो रहा है अपचयन, ये भी क्या हो रहा है अपचयन। अपना जो ई नोट सेल का जो फॉर्मूला है वो होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यानी कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। मैंने भी बताया था कि आजकल अपन अपचयन विभव को ही काम में लेते हैं परिपाटी के अनुसार। तो इसका क्या हो रहा है अपचयन, इसका भी क्या हो रहा है अपचयन। इसकी वैल्यू है 0.34, इसकी वैल्यू है -0.76। तो इसका ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसका अपचयन विभव ज्यादा है। इनमें से इन दोनों में से बात करें तो इसका अपचयन विभव ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा है, कॉपर का क्या ज्यादा है, कॉपर का अपचयन विभव ज्यादा है। इट मीन्स कॉपर का अपचयन होगा। जिसका जो ज्यादा, इन दोनों में बात करें कंपैरेटिवली तो कॉपर का अपचयन विभव ज्यादा है। तो जिसका जो ज्यादा यानी कॉपर का अपचयन विभव ज्यादा है, इट मीन्स इन दोनों में पहले इसका कॉपर का अपचयन होगा, तब इसका अपचयन होगा, तो इसका ऑटोमेटिकली इसके साथ में है, तो इसका होगा ऑक्सीकरण। यानी कि पता लग गया अपन को इसमें कैथोड क्या लेंगे, एनोड क्या लेंगे। और आपको पता है कि अपचयन होता है कैथोड पर, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। तो यानी कि अपना यहां हो जाएगा ई नोट कॉपर +2 कन्वर्ट टू कॉपर माइनस ई नोट जिंक +2 कन्वर्ट टू जिंक। यहां पर ध्यान रखना कि जरूरी है कि +2 से +1 में आए, चाहे प्लस होना अपचयन चाहिए, इनको बैलेंस से मतलब नहीं अपन को होना। अगर नहीं भी है तो इनको आप अपचयन में कन्वर्ट कर लीजिए। और बताया था कि ऑक्सीकरण को अपचयन में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, अपचयन को ऑक्सीकरण में करेंगे तो भी साइन चेंज होंगे, लेकिन आपको अपचयन में ही कन्वर्ट करना है। तो ये भी अपचयन में है, इट मीन्स ये इसका ये अपचयन विभव है, ये भी अपचयन में है, इट मीन्स ये इसका क्या है अपचयन विभव है। ज्यादा मान इसका है, इट मीन्स इन दोनों होंगे, तो इसका होगा अपचयन और इसका होगा ऑक्सीकरण। तो कॉपर +2 कन्वर्ट टू कॉपर, इसका होगा अपचयन और वो होता है कैथोड पर, और जिंक +2 कन्वर्ट टू जिंक, इसका होगा ऑक्सीकरण। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी है 0.34 वोल्ट, माइनस इसकी दे रखी है माइनस में 0.76 वोल्ट। तो ये हो गया 0.34 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस
0.76 वोल्ट बराबर 1.10 वोल्ट। तो ये इसका आ गया 298 केल्विन पर 1.10 इसका आ गया मानक सेल विभव या मानक विभव कह सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी आपको जो कोई रिएक्शन दे रखी हो या आपको इस तरह रिप्रेजेंट किया है तो पहले आप ये पता करेंगे कि किसका ये ट्रिक ध्यान रखना, जिसका जो ज्यादा होता है उसका वही होता है। दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉब्लम्स। इस ट्रिक से आप पूरा सोल्व कर लो क्वेश्चन। आप इसको ध्यान रखना है कि किसका जिसका जो ज्यादा होता है उसका वही होता है। अगर ऑक्सीकरण बहुत ज्यादा है तो उसका ऑक्सीकरण पहले होएगा दूसरे के रेस्पेक्ट में। ऐसे एक प्रॉब्लम और है तो अगली क्लास में देखेंगे अपन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल से चल रहा है धीरे धीरे, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित और डिस्कस करेंगे अपन, न्यूमेरिकल भी करेंगे। और इससे इसका जो डेरिवेशन है गैल्वेनी सेल का है वो कैसे उनका सेल पोटेंशियल निकालेंगे अपन, ये मानक अवस्था निकाला था अपन ने। तो आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। तो आप इसको ढंग से समझें और अपने जो कमेंट्स में वो लिख के बताएं नीचे आप कैसा लगा आपको, और कोई आपके सुझाव है तो वो बताएं, क्योंकि आपके जो सुझाव होते हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। लाइक करें अपने चैनल को, सब्सक्राइब कराएं ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और आप इन टॉपिक को साथ साथ रनिंग में लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें और याद करें आप, ताकि आप अपना टारगेट अचीव कर सकें। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।